हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से एग्जाम बिफोर एग्जाम का सेकंड सेशन, डे वन वाले सेशन में जहां पर हम लोग ने बेस्ट 50 क्वेश्चंस पर बात करी थी, काफी अच्छा स्कोर किया है आप लोगों ने। इसका मतलब कि आपकी पढ़ाई ट्रैक पर चल रही है। कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर अब कितना समय देना चाहिए कंप्यूटर में। कंप्यूटर को लेकर अगर बात करें तो 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, वेटेज बहुत है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय 4 से 5 घंटे आप कंप्यूटर को दीजिएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो रिवीजन के लिए आप 2-2.5 घंटे दे सकते हैं, और अगर आपकी तैयारी में कुछ कमी है तो 4 से 5 घंटे आपको जरूर देने हैं कंप्यूटर को लेकर। अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लीजिए, बंद कर लीजिए एग्जाम तक, और इतनी प्रैक्टिस करिए कि जब आपके सामने पेपर आए तो आपको लगे यार पेपर तो टफ था, लेकिन मेहनत करने की वजह से पेपर आसान हो गया। बिल्कुल, पेपर टफ उन लोग के लिए होता है जो मेहनत नहीं करते, जो पेपर के अकॉर्डिंग, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। अगर आपने पेपर के अकॉर्डिंग काम किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, और वाकई में 10-10 घंटे की पढ़ाई की हुई है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता पेपर को क्लियर करने से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस डेडिकेशन के साथ में आपने पढ़ाई करी है, आप एग्जाम को 100% क्रैक करेंगे। रिक्वायरमेंट है तो आखिरी के दिनों को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने की। आपके पास में इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप डेली बेसिस पर 4 से 5 घंटे उस कंटेंट को पढ़ पाएं, रिवाइज कर पाएं आखिरी दिनों में। तो चलिए, डे 2 में एग्जाम बिफोर एग्जाम में देखते हैं कि आज के सेशन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बात करें कोर्स की रिगार्डिंग, अभी मैंने कहा कि 4 से 5 घंटे तैयारी करनी है, वो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन ये उठता है सर कैसे करें। जिन कैंडिडेट्स ने कोर्स लिया हुआ है वो जानते हैं कि यहां पर जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है। बार बार उस कंटेंट को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। जितनी बार आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, जितनी बार कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे लिमिट्स को, तो उतना कॉन्फिडेंस आपका बनेगा एग्जामिनेशन में, और उतना ही बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे। तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया हुआ है और चाहते हैं कि कोर्स से कनेक्ट हो जाएं और 5 से 6 घंटे डेली बेसिस पर लगातार पढ़ पाए, तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाइएगा इस कोर्स से, जहां पर टोटल वीडियोस आपको मिलेंगी 55। 60 आवर्स की ये वीडियो होंगी। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, वो भी ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। यानी उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया गया है जो कि सिलेबस में गिवन है, और इसके बाहर तो सवाल ही नहीं उठता। यानी कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी, कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना, बस ये कोर्स सफिशिएंट है। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, तो आप इस बैच से कनेक्ट हो जाएंगे। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, जहां पर डायरेक्टली मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये वो क्वेश्चन था जो हमने डे 1 में आप लोगों से पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में। बताइए इसका आंसर क्या था। बाय डिफॉल्ट जीमेल लेट्स यू टू अनडू अ सेंड ईमेल फॉर अप टू डैश। डिफॉल्ट रूप से जीमेल आपको भेजे गए ईमेल को डैश तक पूर्वत करने की सुविधा देता है। यानी आप भेजे गए मेल को अगर अंडू करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो समय सीमा है वो 5 सेकंड की है। 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने अंडू कर लिया तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर 5 सेकंड के अंदर आप उसको अंडू नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर आपको सेटिंग्स में जाकर बदलाव करने होंगे। अगर आप 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने उस मेल को अंडू कर लिया तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सेटिंग्स में बदलाव नहीं किया होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो सीमा है, जो लिमिट है अंडू करने की, वो है क्या? 5 सेकंड्स। अब एक क्वेश्चन और उठता है, सर बाय डिफॉल्ट तो 5 सेकंड की है, क्या इसकी लिमिट को बढ़ाया जा सकता है? आंसर है यस।
सेटिंग्स में जाएंगे, अंडू सेंड पर जाएंगे और यहां पर आप 5 लिमिट को बढ़ा सकते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड तक। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बाय डिफॉल्ट 5 सेकेंड का आपका अंडू रहता है, लेकिन अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे जीमेल की तो इस लिमिट को आप चेंज कर पाएंगे 10, 20, 30 सेकेंड पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट। अब आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कोशिश करिएगा 40 प्लस स्कोर करने की आउट ऑफ 50। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया है। पहला क्वेश्चन ये रहा, स्पेलिंग एंड थेसोरस ऑप्शन is present under which tab in MS PowerPoint 2021? MS PowerPoint 2021 में स्पेलिंग और थेसोरस विकल्प किस टैब के अंतर्गत मौजूद है? पावर पॉइंट की अगर बात करें, स्पेलिंग और थेसोरस की बात करें तो आप जानते हैं कि प्रूफिंग सेक्शन में ये दिखाई देता है। स्पेल चेक करना है या सिनोनिम और एंटोनिम्स को मैनेज, इसका यूज किया जाता है। और ये ऑप्शन आपको किस टैब में देखने को मिलता है? तो करेक्ट आंसर है रिव्यू टैब के अंदर। जब आप MS पावर पॉइंट ओपन करेंगे वहां पर आपको दिखेगा एक रिव्यू टैब और रिव्यू टैब में आपको दिखेगा प्रूफिंग का एक ऑप्शन सबसे पहले, जहां पर स्पेलिंग का ऑप्शन भी गिवन है और थेसोरस का ऑप्शन भी गिवन है। वेरी गुड, तो आंसर क्या हो गया? रिव्यू टैब। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज द डिफॉल्ट स्लाइड साइज इन MS PowerPoint 365? MS PowerPoint 365 में डिफॉल्ट स्लाइड आकार क्या है? 4:3, 16:9, 5:20 या 3:9? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर MS PowerPoint के लेटेस्ट वाले वर्जन की बात करें, ऑनलाइन वर्जन की बात करें 365 की, तो यहां पर जो बाय डिफॉल्ट हमें स्लाइड का साइज दिखाई देता है, डिफॉल्ट स्लाइड का जो आकार है वो है 16:9 यानी 16:9 का। जबकि पहले वाले वर्जन्स की अगर हम बात करें, पुराने वाले वर्जन्स की बात करें, तो ये स्लाइड का जो साइज था ये 4:3 हुआ करता था स्टैंडर्ड, जिसको चेंज करके लेटेस्ट वाले वर्जन में वाइड स्क्रीन कर दिया गया बाय डिफॉल्ट। तो अब कैसा दिखता है? 16:9 के अकॉर्डिंग, और पहले कैसा दिखता था? 4:3 रेशियो में, है ना? दैट इज द स्लाइड साइज। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, डैश व्यू इन MS PowerPoint 2021 shows you the current slide, next slide and your speaker notes. डैश MS PowerPoint 2021 में एक दृश्य है, एक व्यू है जो आपको वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स को दिखाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं MS PowerPoint में कुल मिला के 10 व्यूज होते हैं। व्यू में हमें टोटल कितने दिखते हैं? 5 + 3 8, और 2 व्यूज हमारे पास में और भी होते हैं, एक स्लाइड शो व्यू और एक ये वाला व्यू जिसे बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू। तो प्रेजेंटर व्यू इसका आंसर होगा। क्या है प्रेजेंटर व्यू? जब आप किसी भी स्लाइड शो को या स्लाइड को प्रेजेंटर व्यू में सेट करते हैं तो आप अगली स्लाइड भी देख सकते हैं साथ ही साथ। तो यही आपसे कह रहा था कि MS PowerPoint 2021 में दृश्य यानी व्यू आपको वर्तमान स्लाइड, करंट स्लाइड दिखा रहा है, अगली स्लाइड, नेक्स्ट वाली स्लाइड भी दिखा रहा है, और आपको स्पीकर नोट्स, नीचे जो आपके नोट सेक्शन है स्पीकर नोट्स, वो भी आपको दिखा रहा है। ये है कौन सा व्यू? प्रेजेंटर व्यू। स्लाइड शो क्या होता है? जिसमें आप अभी देख रहे हैं ये स्लाइड शो है। नॉर्मल व्यू क्या होता है? वो व्यू जिसमें मैंने स्लाइड को बनाया है, क्रिएट किया है, वो है नॉर्मल व्यू। आउटलाइन व्यू कौन सा होता है? वो व्यू जिसमें हेडिंग्स के फॉर्मेट में हमें लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ बुलेट्स नजर आते हैं, कुछ हेडिंग्स नजर आती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आउटलाइन व्यू। व्यू से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए सभी तरीके के व्यूज को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। वेरी गुड। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint शो 2021? बताइएगा। MS PowerPoint शो 2021 का एक्सटेंशन क्या है? .ppt, .pptx,
.ppsx या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं पावर पॉइंट स्लाइड के केस में जो एक्सटेंशन होता है पुराने वाले वर्जन का वो पीपीटी होता है, नए वाले वर्जन के केस में पीपीटी एक्स होगा। लेकिन स्लाइड शो के केस में जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, पीपीएसएक्स होता है। पुराने वाले वर्जन्स के लिए स्लाइड शो का पीपीएस और नए वाले वर्जन के लिए पीपीएसएक्स। यानी स्लाइड शो के लिए जो एक्सटेंशन होगा नए वाले वर्जन के लिए वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, पीपीएसएक्स होगा, है ना। यहां पर कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कई ऑल ऑफ दीज लगा देते हैं, कुछ लोग पीपीटी एक्स लगा देते हैं। तो स्लाइड शो का पीपीटी एक्स नहीं होता, स्लाइड शो का होता है आपका पीपीएसएक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट 2021 डैश कंट्रोल्स व्हाट द स्लाइड्स ऑन द ऑडियंस विल लुक लाइक। एमएस पावर पॉइंट 2021 में डैश नियंत्रण करता है कि दर्शकों पर स्लाइड कैसी दिखेगी। दर्शक मतलब ऑडियंस। जैसे मैं यहां पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और प्रेजेंटेशन देने से पहले अगर मैं इसकी कॉपी आप में बांट दूं और आप उसका प्रिंट आउट निकाल ले, तो ये जो व्यू होगा इसे क्या बोलेंगे, स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, हैंडआउट मास्टर या आउटलाइन व्यू। बिल्कुल सही। अगर ऑडियंस यानी जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको हमें अपनी प्रेजेंटेशन की कॉपी बांटनी है तो हम इसको लेकर जाएंगे किस व्यू में, हैंड आउट व्यू में या हैंड आउट मास्टर व्यू में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, थर्ड इज द राइट वन। व्यू में जाएंगे, वहां पर हमें हैंड आउट मास्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे और ऑडियंस के लिए प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, इन एमएस वर्ड 2021 एमएस वर्ड 2021 में सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी फाउंड अंडर विच टैब। एक टैब है सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का, एक फीचर है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का, ये हमें किस टैब में देखने को मिलता है। एमएस वर्ड 2021 में उद्धरण और ग्रंथ सूची किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसका यूज करते हैं किसी बुक को बनाने के लिए, किसी मैगजीन को बनाने के लिए, किसी नॉवल को बनाने के लिए। बिब्लियोग्राफी और सिटेशंस जैसे फीचर का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमें कहां देखने को मिलता है गाइस, मेलिंग्स में, रेफरेंसेस में, लेआउट में या डिजाइन में। करेक्ट आंसर है रेफरेंसेस में। जब एमएस वर्ड को आप ओपन करेंगे, रेफरेंसेस के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी, मैनेज सोर्स, स्टाइल, बिब्लियोग्राफी, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। इस पर क्लिक करके आप बदल सकते हैं। आप जो भी सेट करना चाहें इसमें उस प्रॉपर फंडामेंटल्स को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो याद क्या रखना है, रेफरेंसेस। फुट नोट भी आपको रेफरेंसेस में ही मिलता है। फुट नोट हो गया या बिब्लियोग्राफी हो गया, स्टाइल हो गया, ये सारी चीजें आपको कहां मिलती हैं गाइस, रेफरेंसेस के टैब में। तो टैब की नॉलेज भी आपके पास में होनी चाहिए। जितने भी टैब हैं एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, उन सब की डिटेल्ड नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन के आंसर दे नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2007 द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल कैन बी। कह रहा है अगर एमएस वर्ड के 2007 वाले वर्जन पे जाएं तो मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल कितना हो सकता है। ये 2007 में भी अप्लाई है, 2010 में भी अप्लाई है, 2013, 16, 19, 21 सभी वर्जन्स में ये चीज अप्लाई होती है। मैक्सिमम फाइल का साइज कितना हो सकता है। एमएस वर्ड 2007 में फाइल का अधिकतम आकार डैश हो सकता है, बताइए। 400 MB की, 32 MB की, 256 MB की या 440 MB की। मैक्सिमम कितनी बड़ी फाइल आप बना सकते हैं अगर सिर्फ टेक्स्ट इंक्लूड कर रहे हैं। अगर उसमें ग्राफिक्स नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है उस फाइल में, तो फाइल का जो साइज है वो 32 MB का रहेगा मैक्सिमम। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द मैक्सिमम फाइल साइज इज 32 MB। वेरी गुड। नेक्स्ट, which shortcut key is used in MS PowerPoint 2021 to open the paste special dialog box।
MS पावर पॉइंट 2021 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पेस्ट स्पेशल, हम लोग जानते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में ही पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिया रहता है होम में, और होम टैब पर जैसे ही हम पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाती है जहां पर पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस दिए रहते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, मुझे बताइए। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल ऑल्ट और वी। कंट्रोल वी का यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए, लेकिन कंट्रोल के साथ ऑल्ट और वी का यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए। तो आप देख सकते हैं जब आप होम पर जाएंगे तो आपको एक पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, और जब इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 अलग अलग तरीके के पेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे, जिसे पेस्ट स्पेशल की कैटेगरी में ही रखा जाता है। और इसकी जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो क्या है? कंट्रोल ऑल्ट और वी है। क्या है? कंट्रोल ऑल्ट और वी है। वेरी गुड, नेक्स्ट। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS PowerPoint 2021 टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। MS PowerPoint 2021 में नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? नई स्लाइड को ऐड करने की बात हो, नई स्लाइड को इंसर्ट करने की बात हो, इन सभी केसेस में आंसर एक ही है, क्योंकि नई स्लाइड के लिए आप किसका यूज करते हैं? कंट्रोल N का, कंट्रोल K का, कंट्रोल J का, या कंट्रोल M का? बताइए। या आता है, बताएंगे नहीं, है ना? पांचवा ऑप्शन, कई लोग बताते ही नहीं। कंट्रोल N तो हो नहीं सकता, क्योंकि N की मदद से हम नई फाइल को ओपन करते हैं। कंट्रोल K भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्रोल K हाइपर लिंक के लिए यूज किया जाता है ना, आप जानते हैं। कंट्रोल J जस्टिफाई के लिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। कंट्रोल M होता है नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया था आप सभी ने, तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस M। कोई डाउट नहीं, 9 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, which shortcut key is used in MS PowerPoint 2021 to show or hide the grid? MS PowerPoint 2021 में ग्रिड को दिखाने या छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर हम पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस को ऐड करना चाहते हैं या उसको छुपाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो बहुत पॉपुलर है, और वो है शिफ्ट के साथ F9। जब शिफ्ट F9 प्रेस करते हैं तो इस तरीके से ग्रिड लाइंस आपकी बन जाती हैं MS पावर पॉइंट में, और अगर इसको हाइड करना है तो भी शिफ्ट के साथ F9 प्रेस कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। यानी इसको लाने के लिए भी शिफ्ट प्लस F9 करते हैं, और इसको छुपाने के लिए भी शिफ्ट प्लस F9 करते हैं। क्लियर? वेरी गुड, नेक्स्ट। इन MS Excel 2019 which of the following keystrokes is used to select the cell above in same column? MS Excel 2019 में एक ही कॉलम के ऊपर सेल का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस की स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है? ऊपर की तरफ, जैसे ही आप इस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, ऊपर की तरफ सेल में आपका जो टैब है, जो कर्सर है, वो पहुंच जाएगा। किसकी मदद से होगा? द आंसर इज शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे, आप ऊपर वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे, ऊपर वाली सेल में पहुंच जाएंगे। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आंसर हो गया शिफ्ट प्लस एंटर। एक बार पढ़ो। जब आप MS Excel सेल में कोई मान दर्ज करते हैं, कोई वैल्यू लिखते हैं किसी भी सेल में, और शिफ्ट के साथ एंटर दबाते हैं, तो क्या होता है? तो कर्सर चयन बॉक्स यानी ऊपरी सेल में चला जाएगा। जो कर्सर है वो ऊपर वाली सेल में चला जाएगा ऑटोमेटिकली बाय शिफ्ट प्लस एंटर। इसका मतलब ऊपर वाली सेल में भेजने के लिए कर्सर को शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आसान है, याद रखेंगे आप इस बात को। नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट द नंबर ऑफ अनडू लेवल्स इन एक्सेल फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365। बताइए।
डिफॉल्ट रूप से एमएस ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए एक्सेल में पूर्ववत यानी अंडू स्तरों की संख्या क्या होगी? अंडू लेवल्स कितनी बार अंडू किया जा सकता है बाय डिफॉल्ट? किसमें? एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट 365 यानी लेटेस्ट वाले वर्जन में 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 50 टाइम्स या 400 बार? कितनी बार अंडू किया जा सकता है? कंट्रोल जेड किया जा सकता है। आंसर है 100 टाइम्स, 100 बार। तो करेक्ट आंसर है सेंचुरी यानी 100, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वर्कशीट फंक्शन इन एमएस एक्सेल 2021? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। एमएस एक्सेल 2021 में उपलब्ध वर्कशीट फंक्शन की अधिकतम सीमा क्या है? 231, 341, 256 या 255? हम एक वर्कशीट में जो फंक्शंस की लिमिट है ना, बहुत सारे तरीके के फंक्शंस हैं, लेकिन हम टोटल कितने फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं? आंसर है 341 फंक्शंस। ये मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल है। एमएस एक्सेल 2021 में उपलब्ध वर्कशीट फंक्शन की अधिकतम सीमा, फंक्शंस की जो अधिकतम सीमा है वो क्या है? 341 फंक्शंस। वेरी गुड। Which of the following can be used to select the entire column in a worksheet? MS Excel से ही एक और क्वेश्चन। वर्कशीट में संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? बताइए। अगर आपको पूरी कॉलम सिलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार या ऑल्ट प्लस स्पेस बार? हम लोग जानते हैं कि अगर कॉलम को सिलेक्ट करने की बात होगी तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार होगा, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। और अगर रो की बात हो रही होती कि रो को कैसे सिलेक्ट करेंगे तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार हो जाता। और अगर पूछा होता रो और कॉलम दोनों को कैसे सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार हो जाता, यानी थर्ड ऑप्शन। तो कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, रो और कॉलम दोनों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार। वेरी गुड। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर इन एन एमएस एक्सेल वर्कबुक 365? डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल वर्कबुक 365 में कितनी वर्कशीट होती हैं? लेटेस्ट वाले वर्जन में पूछ रहा है। हम जानते हैं 2016 और उससे ऊपर वाले वर्जन्स में जो बाय डिफॉल्ट वर्कशीट की संख्या है वो एक है, 1 है, यानी नए वाले केस में 1 होगा और पुराने वाले केसेस में आंसर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? दैट इज 1 वर्कशीट, क्योंकि बात हो रही है 365 वाले वर्जन की, और 365 क्या लेटेस्ट है? जी हां, ये ऑनलाइन वर्जन का लेटेस्ट ही है। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्वाइस द साइज ऑफ A4 पेपर? निम्न में से कौन सा A4 पेपर के आकार का दुगना है, 2 गुना है? हम जानते हैं एक्सेल में या पेपर के साइज की जब हम बात करते हैं एमएस वर्ड में, तो हम जनरली जो प्रिंट आउट निकालते हैं वो A4 पेपर में ही निकालते हैं, है ना। जब आप प्रिंट निकालने जाते हैं तो जो पेपर उनके पास लगा होता है वो जनरली A4 होता है। तो A4 का दुगना जो साइज होगा वो कितना होगा? A2, A3, A5 या A8? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज A3। A4 का डबल आपका क्या होता है गाइस? A3 होता है। ये आपका A1 हो गया। ये देखिए आपका A4 साइज नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, और A4 का जो डबल है वो है आपका A3 साइज। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन विंडोज एक्सप्लोरर टू सिलेक्ट द एड्रेस बार? बताइए। विंडोज एक्सप्लोरर में एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑल्ट डी, कंट्रोल ए, विंडोज प्लस ई या शिफ्ट प्लस डब्ल्यू?
हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं और विंडोज प्लस ई शॉर्टकट की का यूज किया जाता है इसको ओपन करने के लिए। और एड्रेस बार में अगर हमें पहुंचना है तो ऑल्ट डी का प्रयोग करेंगे, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑल्ट डी। जैसे ही ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पे हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। F6 भी कर सकते हैं अगर नॉर्मल ब्राउजर की बात करें और ब्राउजर के हमें एड्रेस बार या यूआरएल में पहुंचना है तो F6 करते हैं और पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर जो यूज होगा वो क्या होगा, ऑल्ट डी होगा। वेरी गुड। बाय डिफॉल्ट नंबर्स अलाइनमेंट इन एमएस एक्सेल इज, कह रहा है एमएस एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट रूप से संख्या संरेखण है यानी नंबर्स अलाइनमेंट है एमएस एक्सेल में वो किस जगह पर होता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, बीच में, सेंटर में या ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि एक्सेल में जितने भी नंबर्स हम लिखते हैं सेल में वो राइट अलाइन होते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो लेफ्ट अलाइन होता है। तो यानी नंबर्स के केस में हमेशा जो आंसर होगा वो राइट अलाइनमेंट ही होगा, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। और अगर नंबर्स की जगह पर यहां पर टेक्स्ट की बात कर रहा होता तो आंसर क्या हो जाता, लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे कि मैंने दिखाया भी है यहां पर कि नंबर्स अगर आप कोई भी लिखेंगे तो वो आपका राइट साइड में अलाइन हो जाएगा और अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे जैसे सेल्स एक्सपेंसेस तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। ग्रेट। नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट 2019 या 2021 व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ। एमएस पावर पॉइंट 2019 या 2021 में फॉन्ट आकार की सीमा क्या है बताइए। 1 से लेकर 409 पावर पॉइंट के लेटेस्ट वाले वर्जन में जो मैक्सिमम फॉन्ट का साइज है वो कितना है, 1 से 409, 1 से 1638, 1 से 3600 या 0 से 255। करेक्ट आंसर होगा 1 से लेकर 409। क्या यही है? बिल्कुल आप जानते हैं ये नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर 1638 किसका है, एमएस वर्ड का। 1 से लेकर 3600 किसका है, ये आपका है पावर पॉइंट का। और 1 से लेकर 409 ये कई बार आपके एक्सेल की हाइट को डिनोट करता है, यानी 1 से लेकर 3600 ये आपका पावर पॉइंट का बनेगा। लेकिन किंतु परंतु यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, कई बार क्वेश्चन में 3600 गिवन ही नहीं होता, 3600 पावर पॉइंट में गिवन ही नहीं होता, 4000 गिवन होता है। बिल्कुल, तो 4000 हो जाएगा। अगर 3600 गिवन है तो 3600 ही आंसर होगा। और अगर 3600 गिवन नहीं है, ये है ही नहीं ऑप्शन में, तो 4000 इसका सही ऑप्शन बनेगा। ठीक, तो याद रखिएगा, या तो कई बार एग्जाम में 1 से लेकर 3600 मिलता है तो यही आंसर होता है, और अगर ये नहीं होगा तो 1 से लेकर 4000 दैट विल बी द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट। आप चयनित चरित्र को सुपरस्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में, एमएस एक्सेल में, कहीं पर भी आप सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं। और इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर सुपरस्क्रिप्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और कंट्रोल इक्वल्स टू ये होता है सबस्क्रिप्ट के लिए, जैसे H2 बेस में वैल्यू के लिए कंट्रोल इक्वल्स टू, और पावर में वैल्यू ले जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइपरलिंक कैन बी देयर इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में कितने हाइपरलिंक लगाए जा सकते हैं या हो सकते हैं बताइए। 32767, 32768, 65530 या 65535, क्या होगा करेक्ट आंसर? हम लोग जानते हैं कि हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के है। लिंक और हाइपरलिंक एक ही बात होती है। और वर्कशीट यानी एक्सेल शीट में मैक्सिमम कितने लगाए जा सकते हैं हाइपरलिंक? तो आंसर है 65530, 65530 मैक्सिमम हाइपरलिंक कैन बी एडेड। वेरी गुड।
हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस सेल रेंज A1 colon B3 ऑफ एन MS Excel वर्कशीट। MS Excel वर्कशीट की सेल रेंज A1 colon B3 में कितने सेल मौजूद हैं? 9 सेल्स, 5 सेल्स, 6 सेल या 4 सेल? कह रहा है रेंज दे रखी है यहां पर MS Excel में A1 से लेकर B3 तक। अगर इस सेल की रेंज को देखें तो कितने सेल इसमें मौजूद हैं? कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी कितने हैं? 2। 1 से लेकर 3 तक कितना हो गया? 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए रोज एंड कॉलम्स को, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 दैट इज 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। तो जितने कॉलम्स दिए हैं वो लिख लीजिए, जितनी रोज दी हैं वो लिख लीजिए और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ए और बी कितने हैं? 2। 1 से लेकर 3 तक कितना हो गया? 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया? 6। दैट इज द आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कितनी सेल हैं इस सेल रेंज में ये आप पता लगा सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, द ऑप्शंस टू प्रोटेक्ट द एक्सेल शीट एंड वर्कबुक इज ग्रुप्ड अंडर डैश टैब। एक्सेल शीट और वर्कबुक को सुरक्षित रखने के लिए विकल्पों को डैश टैब के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। अगर आप एक्सेल शीट में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है? जी हां, आप प्रोटेक्ट दी एक्सेल शीट पे क्लिक कर सकते हैं और उसमें पासवर्ड को लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको किस टैब पर क्लिक करना होगा? लेआउट पे, होम पर, इंसर्ट पर या रिव्यू पे? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक का एक ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने का आपको पासवर्ड यहां पर दे देगा। तो इसके थ्रू आप किसी भी एक्सेल की शीट को, वर्कबुक को या वर्कशीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं या सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट, इन विच टेक्स्ट ईमेल मैसेजेस आर यूजुअली इनकोडेड। किस टेक्स्ट में ईमेल संदेशों को आमतौर पर इनकोड किया जाता है? जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसमें बहुत सारे तरीके की सिक्योरिटी लगी होती है, जैसे इंक्रिप्शन सिक्योरिटी, प्रेटी गुड प्राइवेसी, SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर या TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जैसी सिक्योरिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सिक्योरिटीज के पीछे मेन बात क्या है कि आपके मैसेज को इनकोड किया जाता है, यानी इनक्रिप्ट किया जाता है। और इनक्रिप्ट करने का मतलब ASCII में कन्वर्ट करना, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होगा आपका करेक्ट जवाब। तो हम कोई भी सिक्योरिटी जब हम ईमेल पर लगाते हैं, चाहे वो PGP हो, प्रेटी गुड प्राइवेसी हो, SSL हो, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर हो, TLS हो, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी हो, तो उनके द्वारा हम किसी भी मैसेज को क्या करते हैं? इनक्रिप्ट करते हैं। और इनक्रिप्ट करने के लिए हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ASCII कोड में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि 7 बिट का एक कोड है। और इसमें कन्वर्ट करने से क्या होता है कि हैकर को अगर मेल मिल भी गया, हैकर ने अगर मेल को हैक भी कर लिया, तो वो उस मेल को पढ़ नहीं पाएगा कि वो मेल है क्या। इसीलिए ये बेस्ट तरीके की सिक्योरिटी मानी जाती है ईमेल में मैसेजेस को इनकोड करने की, इनक्रिप्ट करने की। वेरी गुड। इन MS Excel 365 which shortcut key is used to open the macro dialog box? MS Excel 365 में मैक्रो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सभी में मैक्रोज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एक ही शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। मैक्रोज क्या है? की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी काम आपने किया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करते हैं? मैक्रोज के फंक्शन को इनेबल करते हैं। तो मैक्रोज में जो शॉर्टकट की है वो क्या है? ऑल्ट के साथ, क्या है दोस्तों? ऑल्ट के साथ F8, यानी सेकंड इज द राइट वन। इसकी मदद से आप मैक्रोज के बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो मैक्रोज क्या है? रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए, वो टास्क जो आप चाहते हैं कि बार बार आपको ना करना पड़े और एक ही बार उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में,
उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोज, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, ऑल्ट F8। ये क्वेश्चन एग्जाम में उल्टा भी पूछते हैं कि ऑल्ट F8 शॉर्टकट की का प्रयोग MS वर्ड में किसे ओपन करने के लिए करते हैं, तो आंसर क्या होगा, मैक्रोज के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं, मैक्रो के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं। वेरी गुड। कुकीज वर ओरिजिनली डिजाइंड फॉर, कुकीज मूल रूप से डैश के लिए डिजाइन की गई है, क्लाइंट के लिए, सर्वर के लिए, बोथ ऑफ दीज, या वेब प्रोग्रामिंग। वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो कुकीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई तो मैं उसमें कुकीज की मदद से ये ट्रैक कर पाऊंगा कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पर आए हैं। मैं ये भी ट्रैक कर पाऊंगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने किस पर क्लिक किया है, वो कितनी देर मेरी वेबसाइट पर रुका है, क्या उसने कोई शॉपिंग करी या नहीं करी। ऐसी चीजों को ट्रैक करने के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है, जो कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इसको भेजता कौन है, सर्वर। ये स्टोर कहां पर होती है, ब्राउजर यानी क्लाइंट में। ये होती क्या है, टेक्स्ट फाइल होती है। तो इसका मतलब कुकीज वर ओरिजिनली डिजाइंड फॉर, कुकीज मूल रूप से सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन की गई थी। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। नेक्स्ट, द डैश ऑडियो जैक इज द मोस्ट कॉमन पोर्ट फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर स्पीकर्स। कंप्यूटर स्पीकर को जोड़ने के लिए डैश ऑडियो जैक सबसे आम पोर्ट है। यह पोर्ट आपको मोबाइल फोन्स में भी देखने को मिलता है। इस पोर्ट को क्या बोलते हैं गाइस, 2.5 mm, 3.5 mm, 1.5 mm या 3.7 mm। बिल्कुल सही। स्पीकर्स को कनेक्ट करने की बात करें तो 3.5 mm पोर्ट इज मोस्टली यूज्ड पोर्ट अमंग ऑल दीज। तो यानी सबसे प्यारा जो पोर्ट माना जाता है स्पीकर्स के लिए, जो ज्यादातर यूज किया जाता है, वो क्या है, 3.5 mm पोर्ट। माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डैश। माइक्रोफोन और स्पीकर डैश की सहायता से जुड़े होते हैं। बताइए, माइक और स्पीकर कनेक्टेड होते हैं किसकी मदद से, ईथरनेट केबल की मदद से, सीरियल पोर्ट की मदद से, सॉकेट्स की मदद से, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर है सॉकेट। यानी ईथरनेट यानी माइक्रोफोन और स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग सॉकेट का यूज करते हैं। ईथरनेट केबल क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क केबल जिसके थ्रू इंटरनेट आता है, उस केबल को बोलते हैं ईथरनेट केबल या लैन केबल या यूटीपी केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना, ये हो गई ईथरनेट केबल। सीरियल पोर्ट्स क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं कि पहले के समय में अगर हमें माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करना होता था तो हम लोग सीरियल पोर्ट का यूज करते थे, और सॉकेट का यूज करते हैं माइक्रोफोन और स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर लेक्चर डिलीवरी इन द क्लास या हॉल। निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन का उपयोग कक्षा या हॉल में व्याख्यान देने के लिए किया जाता है। जैसे मैं यहां पर लेक्चर डिलीवरी कर रहा हूं, ये माइक मेरा लगा हुआ है यहां पर, जिसके थ्रू मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है। और ये जो माइक है, जो इनपुट डिवाइस है माइक, ये कौन सा है, लेवलियर, नॉइस कैंसिलिंग, शॉटगन टाइप या फाइबर ऑप्टिकल वन। तो दैट इज द टाइप ऑफ अ लेवलियर माइक। ऐसे माइक्स को कॉलर माइक्स, लेवलियर माइक्स की कैटेगरी में रखते हैं, जो जनरली आपके शर्ट के ऊपर या आपके कपड़े के ऊपर लगाया जाता है और लेक्चर डिलीवरी इसके द्वारा की जाती है। तो दैट इज कॉल्ड लेवलियर। नेक्स्ट, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू डैश। कह रहा जो माइक है, जो माइक्रोफोन है, माइक प्लस ईयरफोन है या माइक है, तो माइक की ही फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। बताइए, माइक्रोवेव्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ऑप्टिकल सिग्नल्स में या हीट एनर्जी में, किसमें। बिल्कुल सही आपने बताया कि माइक्रोफोन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ही कन्वर्ट करता है। ऐसे
एनालॉग सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो हमने बोला उसको माइक ने रिसीव किया मैकेनिकल वेव्स एनर्जी के फॉर्मेट में, जो माइक्रोफोन है उसने कन्वर्ट किया उसको किस फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से। तो मैकेनिकल एनर्जी यहां पर कन्वर्ट हो गई किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब कि अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि माइक का मेन काम जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का होता है। फिर से, जो माइक्रोफोन है, जो माइक है, इसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल वेव एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का। समझ में आई बात? वेरी गुड। द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर। पहला कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है, लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील? एंड द करेक्ट आंसर इज, सबसे पहला जो कंप्यूटर प्रिंटर है, पहला कंप्यूटर प्रिंटर का जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, जो है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी थर्ड इज द राइट वन। नेक्स्ट, द प्रिंटर कनेक्ट्स टू योर कंप्यूटर विद अ। प्रिंटर आपके कंप्यूटर से किससे जुड़े होते हैं, पैरेलल पोर्ट से, सीरियल पोर्ट से, वीजीए पोर्ट से या एमआईडीआई पोर्ट से? हम लोग जानते हैं प्रिंटर की बात करें या स्कैनर की बात करें, ये दोनों ही कनेक्ट रहते हैं जिस पोर्ट की मदद से, वो है पैरेलल पोर्ट। यानी आंसर क्या बनेगा इस केस में, ऑप्शन नंबर 1 पैरेलल पोर्ट इज द राइट वन। ये क्वेश्चन एग्जाम में उल्टा करके भी पूछते हैं कि पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है क्या कनेक्ट करने के लिए, तो आंसर होगा प्रिंटर, स्कैनर, इनको कनेक्ट करने के लिए, है ना, ये है आपका पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट, प्रिंट सर्वर यूजेस डैश विच इज अ बफर दैट होल्ड डेटा बिफोर इट इज सेंड टू द प्रिंटर। कह रहा है प्रिंटर का जो सर्वर है या जो प्रिंट सर्वर है वो किसका उपयोग करता है, जो एक बफर है जो प्रिंटर पर भेजे जाने से पहले डेटा रखता है, क्यू, स्पूल, नोड या स्टैक। जैसे कई सारे लोगों ने अगर प्रिंट दिया तो प्रिंटर किसका प्रिंट पहले निकालेगा, ये डिसीजन कौन लेगा, प्रिंटर में लगी हुई क्यू लेगी, जो उसमें क्यू लगाई जाती है उसको बोलते हैं स्पूलर, और स्पूलर ही ये डिसाइड करता है कि किसका प्रिंट पहले निकले और किसका बाद में, अगर सबने एक ही समय पर प्रिंट दिया है तो इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, इस तकनीक को बोला जाता है स्पूलिंग। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज स्पूल। क्लियर है? तो हमारा प्रिंटर क्या करता है, पहले ये काम हुआ करता था ऑपरेटिंग सिस्टम का कि प्रिंटर को मैनेज करने का, लेकिन आगे चलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर शिफ्ट कर दी गई, प्रिंटर पर, स्पूलर की मदद से। तो अब प्रिंटर ही ये डिसाइड करता है कि किसका प्रिंट पहले निकले और किसका बाद में। वो फाइल के एक्सटेंशंस पर भी हो सकता है, वो टाइम फ्रेम पर भी हो सकता है कि किसने पहले दिया किसने बाद में, और अगर साथ में दिया है तो कौन सी फाइल दी, जिस फाइल का स्पूलर के पास में प्रायोरिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिंट आउट दे देगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ थर्मल प्रिंटर इज मेजर्ड। थर्मल प्रिंटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है, सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड, एलपीएम लाइंस पर मिनट, पीपीएम पेजेस पर मिनट या डीपीआई डॉट पर इंचेस? क्या होगा? हम लोग जानते हैं थर्मल हो, इंकजेट हो या लेजर प्रिंटर हो, इन सभी के केसेस में जो स्पीड है, इंक्लूडिंग प्लॉटर के केस में भी जो स्पीड है वो किस में नापते हैं, पीपीएम में, पेजेस पर मिनट में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द एग्जैक्टली राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच पोर्ट इज सपोर्ट फॉर नेटवर्क प्रिंटर। नेटवर्क प्रिंटर के लिए कौन सा पोर्ट सपोर्ट किया जाता है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, एससीएसआई पोर्ट या ईथरनेट पोर्ट? तो हम लोगों ने अभी समझा है कि सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं माउस या कीबोर्ड के लिए, तो ये तो होगा नहीं। पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं प्रिंटर के लिए और प्रिंटर दिया हुआ है, क्या पैरेलल हो सकता है? हो सकता है।
लेकिन यहां पर दिया है नेटवर्क प्रिंटर। इसका मतलब नेटवर्क प्रिंटर का मतलब क्या, इंटरनेट। और इंटरनेट के केस में जो पोर्ट यूज होगा वो कौन सा होगा, ईथरनेट होगा। अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर नॉर्मल प्रिंटर लिखा होता कि विच पोर्ट इज सपोर्ट फॉर प्रिंटर, तो आंसर हो जाता पैरेलल पोर्ट। क्योंकि यहां पर दिया है नेटवर्क प्रिंटर, तो इस केस में जो पोर्ट होगा वो कौन सा होगा, ईथरनेट वाला होगा, लैन वाला पोर्ट होगा, लोकल एरिया नेटवर्क वाला होगा। यानी फोर्थ इज दी राइट वन, ये वाला पोर्ट है ना। अक्सर आप देखते हैं अगर आपको लैन केबल लगानी होती है तो इसी वाले पोर्ट से तो लगाते हैं, चाहे वो आपका पीसी हो, लैपटॉप हो या कोई भी डिवाइस। वेरी गुड। Which device includes the functionality of multiple devices in one? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो कौन सा उपकरण एक साथ कई उपकरणों की कार्य क्षमता को शामिल करता है, एमएफडी, स्कैनर, प्रिंटर या प्लॉटर? कौन सा उपकरण, कौन सी डिवाइस एक साथ कई उपकरणों की कार्य क्षमता को शामिल करता है, मतलब जो प्रिंट भी करे, जो स्कैन भी करे, जो फोटोकॉपी भी करे। आजकल ऐसी ही मशीनें तो हैं मार्केट में जो प्रिंट आउट भी निकालती हैं, जो स्कैन भी कर देती हैं, जो फैक्स भी कर देती हैं, है ना, जो सारा काम एक साथ करती हैं। बाहुबली टाइप की, है ना, रजनीकांत टाइप की जो मशीन्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एमएफडी, मल्टी फंक्शनल डिवाइस या मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। तो आंसर क्या हो गया गाइस, एमएफडी, मल्टी फंक्शन डिवाइस, या इसको कई बार मल्टी फंक्शन प्रिंटर, एमएफपी भी बोल देते हैं। तो दोनों नाम से याद रखिएगा, या तो अगर मल्टी फंक्शन डिवाइस पूछे, मल्टी फंक्शन प्रिंटर पूछे, तो इसका मतलब वो प्रिंटर जो प्रिंट तो करता ही है, उसके साथ साथ फोटोकॉपी, स्कैन, फैक्स ऐसे कामों को भी करते, दैट इज कॉल्ड एमएफडी। वेरी गुड। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ F1 बटन इन पासबुक प्रिंटर? पासबुक प्रिंटर जो कि बैंक में यूज होता है ज्यादातर, उसमें F1 बटन का दूसरा नाम क्या है, यानी F1 दबाएंगे वहां पर तो क्या होगा? ऑफलाइन बटन है ये, पावर बटन है, इजेक्ट बटन है या ऑनलाइन बटन है, बताइए। तो F1 बटन वहां पर यूज किया जाता है फॉर द इजेक्ट पर्पस, यानी प्रिंटर को हटाने के लिए, प्रिंटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए इजेक्ट बटन, दैट इज कॉल्ड F1। नेक्स्ट, प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन इन डैश एंड प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन इन डैश। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डैश में नापा जाता है या डैश में दी गई है, और मुद्रण गति डैश में दी गई है, बताइए मुझे। एक प्रिंटर की अगर बात करें तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को किसमें नापते हैं, किसमें नापा जाता है, और उसकी स्पीड यानी उसकी गति को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। पीपीएम या डीपीआई, सीएन या आरडीएम, डीपीआई या पीपीएम, डीपीआई या आरपीएम, क्या होगा आंसर? हम लोग ये चीज जानते हैं कि प्रिंटर की क्वालिटी को हमेशा डीपीआई में मेजर करते हैं, डॉट पर इंचेस में। तो यानी क्वालिटी के लिए तो डीपीआई हो गया, यानी अब आंसर या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा, क्योंकि दोनों में डीपीआई दिया हुआ है। तो अब दूसरे वाले के पास चलते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्पीड ऑफ द प्रिंटर। तो प्रिंटर की स्पीड को हम लोग किस में मेजर करते हैं, आरपीएम में या पीपीएम में? आरपीएम में नापा जाता है हार्ड डिस्क की स्पीड, पंखे की स्पीड को, रेवोल्यूशंस पर मिनट। और यहां पर जो स्पीड होगा वो क्या होगा, पीपीएम, पेजेस पर मिनट। थर्मल प्रिंटर के केस में, इंकजेट के केस में, लेजर के केस में, प्लॉटर के केस में जो स्पीड नापते हैं वो किस में नापते हैं, पीपीएम में। तो करेक्ट आंसर मिल चुका है डीपीआई और पीपीएम। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटरनेट कंटेंट दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग सर्च्ड बाय अ वेब सर्च इंजन इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज। इंटरनेट सामग्री जो वेब सर्च इंजन द्वारा खोजे जाने में सक्षम नहीं है, उसे आमतौर पर किस रूप से वर्णित किया जाता है? कह रहा है इंटरनेट पर जो भी कंटेंट है उसको अगर हम सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन पर, चाहे वो गूगल हो या याहू, वो हमें मिल जाता है कंटेंट। लेकिन कई बार कह रहा है कंटेंट हमें ढूंढने पर नहीं मिलता। ऐसे कंटेंट को क्या बोला जाता है, डीप वेब, डार्क वेब, हिडन वेब या सरफेस वेब?
जो मिल जाता है ढूंढने पर उसको बोलते हैं सरफेस वेब, जो नहीं मिलता ढूंढने पर उसको बोलते हैं डीप वेब, और डीप वेब का ही पार्ट है जिसे बोलते हैं डार्क वेब। डिफरेंस क्या है? हमने कुछ सर्च किया, हमें इंटरनेट पर मिल गया, सरफेस वेब हो गया। लेकिन जो नहीं मिला, इसका मतलब वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हिडन है। जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे आरबीआई के पास इस समय कितना पैसा है ये देखना है, क्या पता चल जाएगा? नहीं, वो हिडन है। उसके लिए क्रेडेंशियल्स होंगे, यूजर नेम पासवर्ड होगा जिसके थ्रू वो एक्सेस करते होंगे, डेटाबेस होगा। तो यानी कई ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि क्रूशियल होती हैं, जैसे सरकार, गवर्नमेंट रिलेटेड फाइल्स, है ना, या आपकी भी कई सारी ऐसी फाइल्स होंगी जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, जो आपकी पर्सनल फाइल्स हैं। तो उन डेटा को हम बोलते हैं डीप वेब। लेकिन डीप जाते जाते ये इतना डीप चला जाता है कि हैकिंग पर आ जाता है। जब हम हैकिंग की बात करते हैं, पोर्नोग्राफी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने की, जब हम बात करते हैं बिटकॉइंस की, तो हम बात करते हैं डार्क वेब की। अब हम नेगेटिव काम करना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब कि ये डार्क वेब का एग्जाम्पल है। समझ में आया सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में? वेरी गुड। विच सर्च इंजन इज नोन फॉर इट्स आई एम फीलिंग लकी बटन which takes user directly to the first search result? बताइए कौन सा सर्च इंजन या खोज इंजन अपने आई एम फीलिंग लकी बटन के लिए जाना जाता है? उसमें एक बटन लगा रहता है एक सर्च इंजन में, आई एम फीलिंग लकी, जो उपयोगकर्ता और यूजर को सीधे पहले खोज परिणाम पर ले जाता है। अगर आपने कुछ भी सर्च किया और सर्च करने के बाद आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक किया तो डायरेक्टली आपको एक वेबसाइट पर वो ले जाता है बाय डिफॉल्ट। ये किसके थ्रू पॉसिबल है? गूगल बाबा के थ्रू पॉसिबल है। पता नहीं आपने ये ऑब्जर्व किया है या नहीं, मुझे बताइएगा। जब आप गूगल ओपन करते हैं तो आपको एक तो मिलता है सर्च बार, उसके बाद मिलता है वॉइस सर्च का ऑप्शन, जहां पर आप वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। सिमिलरली आपको मिलता है गूगल सर्च का टैब, आप कुछ भी सर्च लिखिए यहां पर और गूगल सर्च पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन इसके ठीक बगल में आप देख रहे हैं आपको मिल रहा है एक टैब आई एम फीलिंग लकी का, और जब आप कुछ भी लिखकर इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको एक वेबसाइट पर ले जाता है। नॉर्मली जब आप गूगल सर्च करते हैं तो कई सारी वेबसाइट के लिंक दे देता है, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे एक पेज के अंदर। लेकिन जब आप आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करते हैं, लिखकर सर्च जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, तो आपको एक डायरेक्टली एक वेबसाइट पर वो ले जाता है। और ये है गूगल का नया फीचर या स्पेशल फीचर, यू कैन सी। क्लियर? वेरी गुड। व्हेन द मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स, जब मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजता है तो वह क्या बन जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एसएमटीपी सर्वर, एसएमटीपी क्लाइंट, पीयर या नन ऑफ दिस। तो जब एक सर्वर दूसरे सर्वर को मेल भेजता है तो वो क्या बन जाता है? क्लाइंट, क्योंकि जो भेजेगा वो क्लाइंट होगा, जो रिसीव करेगा वो सर्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसएमटीपी क्लाइंट यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट इज द राइट आंसर। सेकंड इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, the email ID of the anonymous recipient of email is entered in dash field. ईमेल के अज्ञात प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी डैश फील्ड में दर्ज की गई है, टू में, सीसी में, बीसीसी में या सब्जेक्ट में? मुझे बताइए। बात हो रही है अज्ञात की, बात हो रही है एनोनिमस की। हम जानते हैं कि अगर हमें किसी को मेल भेजना है और हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसके मेल आईडी को पढ़ पाए, या फिर हम नहीं चाहते कि कोई भी ये देख पाए कि मेल किस किस को गया है, तो हम बीसीसी का यूज करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करते हैं। तो यानी अज्ञात, एनोनिमस जैसे शब्दों का मतलब ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी 3 इज द राइट वन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी गुड। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर बीसीसी इन जीमेल? जी हां, सीसी और बीसीसी का एक शॉर्टकट भी है। जीमेल पे जब आप सीसी या बीसीसी ऐड करते हैं तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको शॉर्टकट की भी दिखेगी। तो आप मुझे बताइए जीमेल में बीसीसी के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट सी,
कंट्रोल के या ऑल ऑफ दीज? बहुत बढ़िया, द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट बी फॉर बीसीसी। सीसी के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी होती है, और अगर आपको ऐड करना है बीसीसी में तो कंट्रोल शिफ्ट बी आपको दबाना होगा। कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए होती है, ये बात आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, जीमेल इज फ्री टू यूज। कह रहा है जीमेल जो अकाउंट होता है वो बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी पैसा ये चार्ज नहीं करता। वेयर एज डैश इज अ चार्जेबल सर्विस। वहीं गूगल की एक जीमेल जैसी ही सर्विस है जहां पर वो आपको पेड सर्विस देता है और कुछ एडिशनल फीचर भी देता है। जीमेल के कंपैरिजन में काफी बेटर फीचर देता है। जैसे सपोज करिए कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एक कंपनी है, तो आपका कंपनी का जो मेल होगा वो gmail.com थोड़ी ना होगा, वो होगा आपके कंपनी के नाम से। और वो चीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, पेड सर्विस पे जाना होगा। तो जीमेल उपयोग करने के लिए निशुल्क है, फ्री है, जबकि डैश एक शुल्क योग्य सेवा है। गूगल वन, गूगल ड्राइव, गूगल बिजनेस या गूगल वर्क स्पेस? बिल्कुल सही आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। सही जवाब दिया है आपने, दैट इज गूगल वर्क स्पेस। जीमेल जहां फ्री है, वहीं गूगल का जीमेल जैसा ही जो पेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप इसी सर्विस को पेड में भी ले सकते हैं, ज्यादा स्पेस के साथ, ज्यादा फीचर्स के साथ, ज्यादा सुविधाओं के साथ, वो है आपका गूगल वर्क स्पेस। समझ में आया? वेरी गुड। डैश डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम द सर्वर एंड देन डिलीट इट, वेयर एज डैश स्टोर द ईमेल ऑन द सर्वर एंड सिंक इट। मतलब डैश डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम द सर्वर, हम सर्वर से मेल को डाउनलोड कर सकते हैं इसकी मदद से, और डिलीट भी कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। किसकी मदद से? वेयर एज डैश स्टोर द ईमेल ऑन द सर्वर, लेकिन इसकी मदद से हम मेल को सर्वर पर ही स्टोर करके रख सकते हैं, उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। डैश सर्वर से एक ईमेल डाउनलोड करता है और फिर उसे हटा देता है। हमने डाउनलोड किया और उसको रिमूव कर दिया उसने, जबकि डैश ईमेल के सर्वर पर ही संग्रहित करता है और उसे सिंक करता है। क्या होगा आंसर? डाउनलोड करने के केस में जो आंसर बनेगा वो होगा POP3, जो डाउनलोड करता है फिर डिलीट कर देता है। जबकि ईमेल सर्वर पर ही रीड कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे जीमेल के केस में वो है IMAP। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस केस में? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। हम लोग जानते हैं कि ईमेल में 4 तरीके की प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। कौन कौन सी? मेल भेजने के लिए SMTP, मेल रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP, और अटैचमेंट के लिए माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मेल भेजना है SMTP का प्रयोग, मेल मंगवाना है, मेल को रीड करना है, मेल को पढ़ना है, POP3 और IMAP का यूज, और अगर उसमें अटैचमेंट अटैच करके भेजना है तो माइम का यूज, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, विकिपीडिया वेबसाइट इज मेंटेन्ड बाय अ कम्युनिटी ऑफ वॉलंटियर्स कलेक्टिवली नोन एज। कह रहा है विकिपीडिया की जो वेबसाइट है इसको मेंटेन किया जाता है, इसको सही से रखा जाता है एक कम्युनिटी के द्वारा। मेंटेन का मतलब कि इसमें जो आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? कम्युनिटी ऑफ वॉलंटियर्स के द्वारा। वॉलंटियर्स मतलब जो अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, उन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? विकिपीडिया वेबसाइट का रख रखाव स्वयं सेवकों के एक समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से जाना जाता है क्या? विकिपीडियंस, वॉलंटियर्स, सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स। तो कलेक्टिवली वॉलंटियर्स को बोलते हैं विकिपीडियंस। जो भी आर्टिकल्स बनाएगा, पब्लिश करेगा, एडिट करेगा, मेंटेन करेगा, इन सभी को ये क्या बोलते हैं? विकिपीडियंस बोलते हैं। जैसे यूट्यूब पे क्या होते हैं? सब्सक्राइबर्स, हमारे फेसबुक पे क्या होते हैं? फॉलोवर्स। वैसे ही जो विकिपीडिया के कंटेंट को क्रिएट करते हैं आम पब्लिक, आम जनता, हम और आप जैसे लोग,
इन्हें क्या बोलते हैं? विकीपीडियंस बोलते हैं। वेरी गुड। हाउ मेनी लैंग्वेजेस इज विकीपीडिया अवेलेबल इन? विकीपीडिया कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? बताइएगा मुझे। 300, 270, 255 या 326? विकीपीडिया जो कि ओपन प्लेटफॉर्म है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर काम करती है, फ्रीली काम करती है, विकीमीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा गवर्न की जाती है। ये जो विकीपीडिया है ये कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रही है इस समय? आंसर है 326, 326 लैंग्वेजेस। जब आप विकीपीडिया की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको इस तरीके से कई सारी लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जिस भी भाषा पर आप क्लिक करेंगे, उस भाषा में आप चीजों को सर्च कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो टोटल ये संख्या है 326 भाषाओं की, 326, 326 लैंग्वेजेस की। वेरी गुड। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज विकीपीडिया मेड इन? विकीपीडिया किस प्रोग्रामिंग भाषा में बना है? सी, सी प्लस प्लस, जावा या पीएचपी? बताइए मुझे। जो ये विकीपीडिया वेबसाइट है इसको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया? सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में या पीएचपी में? क्या लगता है आपको? एंड द करेक्ट आंसर इज पीएचपी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जी हां, विकीपीडिया जो आपकी वेबसाइट है इसको बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है वो है आपकी पीएचपी, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। दिस इज द ऑफिशियल लोगो ऑफ द पीएचपी, दिस इज द ऑफिशियल लोगो ऑफ विकीपीडिया। नेक्स्ट, डैश इज अ फ्री वाईफाई इंटरनेट प्रोजेक्ट अक्रॉस मेजर रेलवे स्टेशन इन इंडिया। डैश भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर एक मुफ्त वाईफाई इंटरनेट परियोजना है। आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशंस पर फ्री वाईफाई सर्विस को यूज करने की फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी को किस नाम से जाना जाता है? रेल साथी, रेल मिलाप, रेल वायर या रेल वाईफाई? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज रेल वायर। बहुत ही पॉपुलर सर्विस, फ्री वाईफाई देने के सर्विस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड रेल वायर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवे कैन बी यूज टू बुक टिकट्स? टिकट बुक करने के लिए भारतीय रेलवे की निम्नलिखित में से किस वेबसाइट को उपयोग किया जाता है? www.indianrailway.gov.in, www.irctc.co.in, .irail.co.in या फिर ये सभी वेबसाइट्स मान्य है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि IRCTC वेबसाइट जो कि बहुत पॉपुलर है टिकट्स को बुक करने के लिए, और इसका URL क्या है? irctc.co.in, दैट इज द राइट वन। सो सेकेंड ऑप्शन www.irctc.co.in ये वेबसाइट का नाम है जो कि इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर टिकट बुकिंग पर्पस, टिकट को बुक करने के लिए। यस, तो आपने 50 में से कितने सही जवाब दिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में कमेंट करके बताना है। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल वी प्रेस। MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट डालने के लिए हम दबाते हैं किस शॉर्टकट की को? हम जानते हैं कि एक्सेल शीट में हम अगर शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 जितनी शीट्स चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐड करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, ये आपको यहां पर बतानी है। समझ में आ गया? तो अगर पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। कैसा लगा दोस्तों आपको आज का सेशन? कितना किया आपने स्कोर? क्या कॉन्फिडेंस हो रहा है बूस्ट अप? मुझे बताइएगा जरूर से, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि स्कोर अच्छा नहीं हो रहा तो आखिरी के दिनों में बेस्ट अप्रोच क्या है? एक बार फटाफट से इस कोर्स से जुड़िएगा। 15 दिन का टारगेट बनाइए कि हमें मैक्सिमम 15 डेज में ये सारी की सारी वीडियोस जो कि 55 वीडियोस हैं
इनको देख लेना है। लॉकडाउन करिए, अपने आप को एक कमरे में बंद करिए और बढ़िया तरीके से देखना शुरू करिए। छोटे छोटे फॉर्मेट में आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप उनको एक बार रिवाइज कर पाए बहुत शॉर्ट में। यहां पर आपको वीडियोस मिल रही है, पीडीएफ भी मिल रही है, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 50 में 50 स्कोर करें, एक नंबर भी ना कटे, और आपका कॉन्फिडेंस अगर लग रहा है कि कुछ डाउन है, तैयारी अच्छे से नहीं हुई, या और भी कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस कोर्स से जुड़िएगा जो कि कंप्लीट हो चुका है। और शानदार तौर पे यहां पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, पूरे हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। तो यानी गारंटी तो है, जब आप इतना पढ़ लेंगे तो गारंटी तो ऑटोमेटिक है कि इसके बाहर नहीं आएगा, है ना। तो क्या करना होगा, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। कहां से? प्ले स्टोर से। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पर लिखिएगा अरोड़ा एजुकेटर, ये मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन। फिर आप यूपी पीएससी एपीएस के कोर्स पे क्लिक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और तुरंत आपको एक्सेस मिल जाएगा सभी वीडियोस का, पीडीएफ का और मॉक टेस्ट का। मुझे बताइएगा जरूर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मुझसे पढ़ने का। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ with a very fresh topic, with the very fresh questions. That's all for today. Thank you very much. Bye bye and take care, guys.